मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है सोशल साइंस क्लास 9th में डेमोक्रेसी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स का जो है वो क्या है चैप्टर है। ठीक, 2 चैप्टर आपका हिस्ट्री में कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर ज्योग्राफी में कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो है सिविक्स का पोर्शन डेमोक्रेसी व्हाट एंड वाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब इसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, इसमें आप ये शुरू का जो पोर्शन दिया है उसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि बिकॉज इससे कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर में जो है वो नहीं है, और साथ ही हिंदी मीडियम में भी ये पोर्शन जो है वो क्या है नहीं है, और इसलिए इस पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 229 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेट अस स्टार्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the government. This raises many questions. ठीक, तो हम लोग जो है डेमोक्रेसी को एक सिंपल डेफिनेशन से जो है वो स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है, गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप है जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं यानी कि जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि ये डेमोक्रेसी की क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक, तो डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक ऐसा रूप है जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दिस रेज मेनी क्वेश्चंस। अब इस सिंपल डेफिनेशन से कई क्वेश्चंस जो है वो उठते हैं। पहला क्या है, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूलर्स जो है वो कौन है, यानी कि शासक कौन है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। और किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहलाने के लिए, डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए कौन से ऑफिशियल होते हैं, कौन से अधिकारी होते हैं जिनको इलेक्ट जो है वो किया जाता है, यानी कि उनको चुना जो है वो जाता है। विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी। और कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो डेमोक्रेसी में नॉन ऑफिशियल के द्वारा, नॉन इलेक्टेड यानी कि जो चुने हुए नहीं हैं, गैर निर्वाचित अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं किसी डेमोक्रेसी में। तो पहला क्या है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यानी कि इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है, शासक कौन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और किसी डेमोक्रेसी में कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं या कौन से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल के द्वारा जो है वो लिए जाते हैं। सेकंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ठीक, यानी कि किस तरह के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो कहा जा सकता है। What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic। ठीक, और किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना जो है वो क्या है, नेसेसरी है। यानी कि किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक समझने के लिए, डेमोक्रेटिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है। Who are the people who can elect the ruler or get elected as ruler। ठीक, वे कौन से लोग हैं जो कि रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, यानी शासकों को चुनते हैं, या फिर स्वयं रूलर्स के रूप में इलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि स्वयं फिर शासक के रूप में चुने जा सकते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। और इसमें इक्वलिटी के बेसिस पर एवरी सिटीजन्स को जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। और क्या डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन्स को, कुछ नागरिकों को जो है इस राइट से डिनाइड किया जा सकता है, यानी कि वंचित किया जा सकता है। लास्ट क्या है, फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। अंततः जो है अंत में कि डेमोक्रेसी के लिए किस तरह की सरकार, किस प्रकार की सरकार जो है वो होनी चाहिए। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। क्या जो इलेक्टेड रूलर हैं, यानी कि क्या जो चुने हुए शासक हैं, वो डेमोक्रेसी में जो चाहे कर सकते हैं। और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स। या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है कुछ लिमिटेशंस के साथ जो है वो कार्य करती है, यानी कि कुछ सीमाओं में बंद करके वो कार्य करती है। इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ द सिटीजन्स। और क्या
जो है डेमोक्रेसी के लिए नागरिकों के कुछ अधिकारों का रिस्पेक्ट करना जो है वो क्या है, नेसेसरी है। यानी कि क्या डेमोक्रेसी के लिए अपने नागरिकों के कुछ अधिकारों का सम्मान करना जो है वो क्या है, आवश्यक है। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। ठीक, अब ये जो सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं इस डिफिनेशन से, इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट है इसमें मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो मुख्य निर्णय हैं, प्रमुख जो फैसले हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि चुने हुए नेताओं के द्वारा जो है मेजर डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें क्या है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। ठीक, तो पाकिस्तान जो हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि क्या थे, आर्मी के हेड थे और सेना के जो है वो प्रमुख थे, उनके द्वारा अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कूप के द्वारा क्या किया गया, सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया गया। यानी कि सैनिक तख्ता पलट करके और पाकिस्तान के सत्ता पे अपना कब्जा जो है वो कर लिया गया। ही ओवरथ्रू a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी हुई नवाज शरीफ की सरकार थी, नवाज शरीफ की सरकार को उनके द्वारा उखाड़ फेंका गया, यानी कि सेना की सहायता से हटा दिया गया और अपने आप को जो है पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। लेटर ही चेंज्ड his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। बाद में उनके द्वारा अपना जो डेजिग्नेशन था वो चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया और 2002 में उनके द्वारा जो है पाकिस्तान में एक रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह जो है वो करवाया गया और इस रेफरेंडम के थ्रू उनको जो है 5 ईयर का एक्सटेंशन जो है वो मिल गया। यानी कि जो उनका कार्यकाल था वो 5 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया या बढ़ गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। और पाकिस्तान की जो मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन थे यानी कि जो मानवाधिकार संगठन थे और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा इसके विरोध में ज़ोर शोर से जो है वो आवाज़ उठाई गई और कहा गया कि ये जो रेफरेंडम था यानी कि जो जनमत संग्रह परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा कराया गया वो क्या था, माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पर जो है वो बेस्ड था, यानी कि धोखाधड़ी और अनाचार पर जो है वो क्या है, आधारित था। इन अगस्त 2002 ही इश्यूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर उनके द्वारा जो है जब अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया और अपने जो है कार्यकाल को जो है 5 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। फिर अगस्त 2002 में उनके द्वारा क्या किया गया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो क्या किया गया, इश्यू किया गया, जारी किया गया और इस ऑर्डर के थ्रू पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट जो है वो किए गए, यानी कि पाकिस्तान के संविधान में बहुत सारे चेंजेस जो है वो कर दिए गए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के बन गए, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, पावरफुल हो गए और अब उनको इतना पावर मिल गया था कि वो किसी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को यानी कि किसी भी राष्ट्रीय या प्रांतीय विधानसभा को क्या कर सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, बर्खास्त कर सकते थे। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और जो सिविलियन कैबिनेट थी यानी कि जो मंत्री परिषद थी पाकिस्तान की, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी कार्य किया जाता था उसका सुपरविज़न एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है वो किया जाता था और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो थे, यानी कि उसमें बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपॉइंट जो है वो किया गया था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। फिर इस लॉ को पास करने के बाद पाकिस्तान में जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए इलेक्शन जो है वो करवाए गए, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए इलेक्शन जो है वो करवाए गए। सो पाकिस्तान
हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स। ठीक, अब इस तरह से पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कुछ पावर या कुछ अधिकार जो है वो मिले। बट द फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी जो शक्तियाँ थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी। और जो फाइनल पावर था यानी कि जो अंतिम शक्ति थी वो किसके हाथ में थी, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनके हाथों में सारा पावर जो है वो आ गया था। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy। और इस तरह से ये क्लियर है, ये स्पष्ट है कि बहुत सारे कारण हैं क्यों कि बहुत सारे रीजंस हैं कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में पाकिस्तान था उसको हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो नहीं कह सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस। लेकिन इनमें से हम एक पर जो है वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रूलर हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, लोगों के द्वारा चुने गए थे? नॉट क्वाइट। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रूलर। यानी कि पाकिस्तान के लोगों के द्वारा जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट जो है वो किया गया, लेकिन ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो पाकिस्तान के रियल रूलर जो है वो नहीं थे, यानी कि पाकिस्तान के वास्तविक शासक जो है वो नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। क्यों? क्योंकि ये लास्ट डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते थे, फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते थे। फाइनल डिसीजन कौन लेता था? जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ थे और उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो लेते थे। और जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इनके पास जो पावर थे वो क्या थे, बहुत ही कम थे, और इसलिए हम इनको रियल रूलर्स जो है वो नहीं कह सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ आर्मी ऑफिशियल विद द परवेज मुशर्रफ एंड नॉन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक, अब यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन था यानी कि जो अंतिम निर्णय है वो कौन लेगा? जो आर्मी ऑफिशियल हैं और जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। ठीक, इनके द्वारा जो है वो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और जो इलेक्टेड पीपल थे उनके द्वारा कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा, और उनमें से यानी कि कोई भी इसमें शामिल भी जो है वो नहीं होगा उस डिसीजन में। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो डिक्टेटरशिप और मोनार्चीज़ में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही और मोनार्चीज़ यानी कि जो राजतंत्रीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं कई बार जो है वो देखने में आती हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विथ दोज हु आर नॉन इलेक्टेड। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट तो बनाई जाती है, लेकिन जो रियल पावर होता है वो जो नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं उनके हाथों में ही होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ USSR इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ US इन कंटेम्प्रेरी इराक। ठीक, अब ये चैप्टर जो है आपका पहले एक चैप्टर था जो कि कट चुका है, उस चैप्टर में जो है यूरोप में जो आपका एक कम्युनिस्ट कंट्री था पोलैंड, वहाँ पर USSR का इस तरह का रोल था। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इराक में यूनाइटेड स्टेट का भी इसी तरह का जो है वो रोल है कि वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में पावर जो है वो नहीं है, बल्कि इराक का जो एक तरह से रूलिंग सिस्टम है वो यूनाइटेड स्टेट के अंडर में रह कर के ही क्या करता है, काम करता है। Here the real power was with some external power and not with locally elected representative। और इस तरह से यहाँ पर जो रियल पावर है यानी कि जो वास्तविक सत्ता है वो कुछ एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में यानी कि कुछ बाहरी शक्तियों के हाथ में है, न कि वहाँ पर जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि स्थानीय रूप से जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हाथ में वो पावर नहीं है, बल्कि बाहरी शक्तियों के हाथ में पावर है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपुल्स रूल, और इसलिए इसको हम लोगों का शासन जो है वो नहीं कह सकते हैं। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, और इस तरह से इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमको डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर जो है वो मिलता है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी में जो अंतिम डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन है
वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोगों के हाथों में ही है, यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में ही अंतिम सत्ता जो है वो पाई जाती है, जहाँ पर उसी को हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी कह सकते हैं।